जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 5वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है इस क्लास में। इस क्लास में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के 60 प्रश्नों को, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए A to Z प्रश्न को इसमें रखा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास देख लिया है ऑब्जेक्टिव का, और बहुत ही जबरदस्त क्लास है दोस्तों। ये भी बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, जो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि किस वंश के बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, गुप्त वंश के पहले भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए। पहला हुआ था हिंद यवन, दूसरा हुआ था शक, और तीसरा हुआ था पहलव, और चौथा हुआ था कुषाण। तो दोस्तों, कुषाण वंश के बाद भारत में जो एक नया वंश आया, उसका नाम है गुप्त वंश। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है, उसे हम लोग श्री गुप्त कहते हैं। दोस्तों, श्री गुप्त संभवतः कुषाणों का सामंत हुआ करता था, और ये 3री शताब्दी के अंत में कौशांबी के निकट प्रयाग के आसपास में अपना साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, गुप्त वंश के लोगों का सबसे अधिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः बिहार की अपेक्षा गुप्त वंश के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक है, उसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त संभवतः कुषाणों का सामंत था, लेकिन 3री शताब्दी में प्रयाग के पास में दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किया। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त किसके सामंत थे। तो दोस्तों, गुप्त जो शासक थे, वो विदेशी आक्रमणकारी, जो अंतिम विदेशी आक्रमणकारी है कुषाण के सामंत हुआ करते थे। दोस्तों, सामंत का मतलब जो दूसरे पे अधीन हो, जो दूसरे पे निर्भर हो। तो उसी तरह से दोस्तों, गुप्त वंश के शासक कुषाणों पर अधीन रहा करते थे, और समय पा करके प्रयाग में गुप्त वंश की स्थापना कर दिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, गुप्त वंश का जो तीसरा शासक है, पहला जो शासक है उसका नाम है श्रीगुप्त। जो दूसरा शासक है उसका नाम है घटोत्कच। इसका नाम है घटोत्कच। दोस्तों, श्रीगुप्त का जो पुत्र है उसका नाम है घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र है दोस्तों, उसका नाम है चंद्रगुप्त। उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम उसका नाम है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की उपाधि धारण किया था दोस्तों, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछता है पेपर में कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था,
तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो महाधीराज की उपाधि धारण किया था दोस्तों, और एक गुप्त वंश का पहला प्रमुख शासक है, इसको याद रखिएगा। और ये घटोत्कच का पुत्र था दोस्तों, और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त शासकों ने उपाधि धारण किया था। आगे हम लोग देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो दोस्तों गुप्त वंश के समय जो एक गणितज्ञ थे उसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, क्योंकि जो बाणभट्ट है ये दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों दो पुस्तक लिखी गई है, एक का नाम है कादम्बरी, एक का नाम है दोस्तों कादम्बरी। कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट, और एक पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित का भी लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक है दोस्तों हर्षचरित का लेखक है हर्षचरित का लेखक है बाणभट्ट, और भानुगुप्त गुप्त वंश का शासक है। तो दोस्तों सी इसका आंसर सही है। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो दोस्तों गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस तरह से नेपोलियन कभी पराजित नहीं हुआ था, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी दोस्तों कभी पराजित नहीं हुआ, इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ही दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखाया गया है, और प्रयाग प्रशस्ति लेख से दोस्तों समुद्रगुप्त के सैनिक प्रशासन की जानकारी मिलती है, इसको याद रखिएगा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इससे दोस्तों 3 वंश संबंधित है। एक हो जाएगा आपका सबसे पहला मौर्य वंश का जो शासक है अशोक अपनी पत्नी कारुवाकी से प्रभावित होकर के कौशाम्बी में एक लेख लिखवाया था दोस्तों, जो आगे चल करके मध्यकालीन इतिहास में अकबर के द्वारा जहांगीर को भेज करके इलाहाबाद में लाकर स्थापित करवाया गया दोस्तों, तभी से उसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो मुगल वंश भी संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति लेख से, मौर्य वंश भी संबंधित है दोस्तों, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने भी उस पर लेख लिखवाया है। तो दोस्तों गुप्त वंश से भी प्रयाग प्रशस्ति लेख संबंधित है,
इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो दोस्तों गुप्त वंश का शासक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, जिसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के द्वारा दोस्तों हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था, क्योंकि भारत में हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और गुजरात में गिरनार पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सामंत था जिसका नाम है पुष्यगुप्त, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था सिंचाई की सुविधा के लिए। तो दोस्तों जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त अपने समय में भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों, मरम्मत कराया था। तो सुदर्शन झील से 3 वंश संबंधित हैं। पहला हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश संबंधित है। दूसरा हो जाएगा शक वंश, शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों, जूनागढ़ का शासक था जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने भी अपने समय में जीर्णोद्धार कराया था, मरम्मत करवाया था सुदर्शन झील का। और तीसरा हो जाएगा आपका गुप्त वंश। तो दोस्तों सुदर्शन झील से 3 वंश संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी सही है। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त राजवंश किस किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गुप्त जो राजवंश है वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों गुप्त वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय अपने समय में जहां पर दोस्तों कुतुब मीनार है उसी के प्रांगण में एक स्तंभ बनवाया जिसको बोला जाता है दोस्तों, जिसका नाम है मेहरौली, मेहरौली का लौह स्तंभ। दोस्तों मेहरौली का जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के प्रांगण में ही चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और कला के लिए भी गुप्त वंश प्रसिद्ध है, गंधार कला के लिए दोस्तों, बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं दोस्तों। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं पर जो कलाकृतियां दोस्तों की गई है वो गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एलोरा की भी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं भी दोस्तों महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो दोस्तों कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, अमर सिंह हो गए, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुल 9 रत्न रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे दोस्तों, उसी तरह से
चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो दोस्तों कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अकबर के नौ रत्नों में से एक थे जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों इनको खाने में दो प्याज बहुत ज्यादा पसंद था। अगर इनको प्याज नहीं मिलता तो ये खाते ही नहीं थे। अरब के रहने वाले थे, अकबर के बहुत अच्छे मित्र थे दोस्तों, जो अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, दोस्तों उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। दोस्तों आगे चल करके जब दिल्ली सल्तनत आता है और दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश है जिसका नाम है गुलाम वंश, जिसको दास वंश कहते हैं दोस्तों, गुलाम वंश का जो पहला शासक है जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया दोस्तों, उसी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उन्हीं को छांट करके इस क्लास में रखा गया है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। निश्चित रूप से आगामी पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों ये जो एरण अभिलेख है, ये जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में दोस्तों विदिशा के निकट बेतवा नदी के तट पर है, बेतवा नदी के पास में है दोस्तों। और ये एरण अभिलेख गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त का अभिलेख है दोस्तों, 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख है दोस्तों। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था भोजराज। भानुगुप्त का एक सेनापति था दोस्तों, भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था भोजराज। दोस्तों भोजराज के मृत्यु पर उसके पत्नी के सती होने का पहला प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ए वाला ए ऑप्शन, ए सी ऑप्शन होगा, ए बी ऑप्शन होगा और ए ऑप्शन होगा। तो इसका डी आंसर सही है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा डी इसका ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों फाहियान पहला चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था दोस्तों। 5वीं शताब्दी में यह आया था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फुकोकी। और फुकोकी नामक पुस्तक से जानकारी मिलती है कि फाहियान मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला जो चीनी यात्री है फाहियान, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। 5वीं शताब्दी में आया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
फाहियान के बाद फिर आया था संयुगन। दूसरा जो चीनी यात्री है उसका नाम है संयुगन दोस्तों। और पहला है फाहियान, तीसरा है हैंसोंग। हैंसोंग हैंसोंग दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 629 ईस्वी में चीन से चला था भारत के लिए। यहां तक आते आते उसको 1 वर्ष लग गया। 630 ईस्वी में वो भारत पहुंचा और भारत में दोस्तों लगभग 15 वर्षों तक रहा। 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और दोस्तों यहां से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके अपने देश लौट जाता है 645 ईस्वी में। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने पहली बार हॉस्टल सुविधा दिया था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। और चौथा दोस्तों जो चौथा चीनी यात्री आया था उसका नाम था इत्सिंग, इसको याद रखिएगा। उसका नाम है इत्सिंग, चौथा चीनी यात्री था। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों। तो प्राचीन भारत का या भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज दोस्तों गुप्त वंश को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था। दोस्तों फाहियान चीन का रहने वाला था, चीन का निवासी था। और जब भारत में आया था तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है फुकोकी। फुकोकी नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो दोस्तों ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये एसएससी के पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वाकाटक वंश का दोस्तों यह शासक था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सेतुबंध। कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया है उसको उस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो दोस्तों मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम दोस्तों गुप्त काल में हुआ था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे शकों का जब उन्मूलन उन्होंने किया था, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो दोस्तों विष्णु गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे दोस्तों। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था। और दोस्तों गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो भगवान विष्णु थे, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों को पराजित किया था दोस्तों, तब
उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था दोस्तों, क्योंकि चतुर्थ सदी में गुप्त वंश का जो शासक था उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कुतुब मीनार के प्रांगण में दोस्तों लौह स्तंभ का निर्माण करवाया, और लौह स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज तक उसमें दोस्तों जंग नहीं लगा है। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रख दिया, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाता है। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय दोस्तों उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम है दोस्तों इल्तुतमिश, या उसी को कहते हैं अल्तमश। दोस्तों, इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। तो दोस्तों, नींव तो रखा था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूर्ण कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, अल्तमश को। आगे चलकर दोस्तों जब तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक आया, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दोस्तों उस पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिसके कारण से उसका ऊपरी मंजिला टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने समय में मरम्मत करवाया था कुतुब मीनार का। और आगे चल करके दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का 5वां राजवंश है, जिसका नाम है लोधी वंश, लोधी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दोस्तों सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी और मोछ कुछ भी नहीं रखता था दोस्तों। गले के बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने ही बसाया था, और पहली बार आगरा को राजधानी सिकंदर लोधी ने ही बनाया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो सिकंदर लोधी के समय में दोस्तों कुतुब मीनार का जो कलर है वो डल हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो डेंटिंग पेंटिंग कराने का, साफ सफाई कराने का कार्य सिकंदर लोधी ने भी किया है दोस्तों। इस प्रकार कुतुब मीनार से कुल 4 शासक संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 2 ऐसे शासक हैं जो एक ही वंश के हैं, गुलाम वंश के, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक इल्तुतमिश। जो दूसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक, वो तुगलक वंश का है, और जो एक लास्ट वाला शासक है वो लोधी वंश का शासक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, फाहियान और हैंसांग ने के राज्य को देखा। दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि फाहियान किसके दरबार में आया था और हैंसांग किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और हैंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही है, दोनों चीनी यात्री हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, धनवंतरी थे दोस्तों, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धनवंतरी चिकित्सक थे दोस्तों। इसमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बी ऑप्शन इसका सही है। कई बार दोस्तों यह पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब यूपी पेट का पेपर हुआ था दोस्तों, उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। कभी भी यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, जो अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो दोस्तों गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है दोस्तों।
तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है दोस्तों। इसी पुस्तक में दोस्तों फाहियान मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो दोस्तों देवगढ़ का है। बी ऑप्शन इसका सही है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों? तो अजंता की गुफाओं में जो गुफा संख्या 16 है इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। जो गुफा संख्या 17 है इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। दोस्तों जो गुफा संख्या 19 है इसका भी निर्माण दोस्तों गुप्त काल में हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दोस्तों अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अमरकोश। कई बार यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त संवत 319-20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जब गुप्त शासकों को पराजित किया गया था, जब शकों को पराजित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा, तब गुप्त संवत चलाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा दोस्तों। यहाँ पे शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में दोस्तों किया गया था, इसको याद रखिएगा। शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में कि अपने राज्यारोहण के समारोह के रूप में, तो शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में दोस्तों किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि कला साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण दोस्तों, और प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, और व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण दोस्तों इसका जो है सभी ऑप्शन सही है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों ये सभी कारण जो है सही है, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा जारी की जाती थी उसको दोस्तों दिनार कहा जाता था। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों यह पुस्तक कालिदास की है। कालिदास के द्वारा दोस्तों कई पुस्तकें लिखी गई है, जैसे आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा कुमार संभवम, हो जाएगा अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रघुवंशम हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेघ दूत,
मेघदूत हो जाएगा दोस्तों, मेघदूतम नहीं है, इस पुस्तक का नाम है दोस्तों मेघदूत। इस तरह से इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इस तरह से और भी कई पुस्तक है जिसमें लास्ट में, जैसे लास्ट में मैं आ रहा है, जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे हो जाएगा मृच्छकटिकम, जैसे हो जाएगा मृछ कटिकम। तो दोस्तों इसमें भी लास्ट में मैं आ रहा है, तो मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे पुस्तक हैं जिसको देख करके लगता है कि शायद एक कालिदास की पुस्तक है, लेकिन कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो इस प्रकार से है। कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, रघुवंशम कालिदास की पुस्तक है दोस्तों, मेघदूत एक कालिदास की पुस्तक है, जबकि मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो आगे चल करके गुलाम वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया गया था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो दोस्तों गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी दोस्तों वो 1/6 हुआ करता था दोस्तों। इसका मतलब यह है कि 6 हिस्से में से एक हिस्सा राजस्व का दर देना पड़ता था दोस्तों। राजस्व के लिए कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था शासक को। तो 1/6 उपज का 1/6 हुआ करता था, उपज का 6वां भाग हुआ करता था। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक अनुदान दिया था, इसके लिए ए ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसी में सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिससे दोस्तों सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। नालंदा बिहार के नालंदा जिले में है, जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और गया दोस्तों बिहार का एक जिला है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। दोस्तों गुप्त काल में स्त्री और पुरुष की बराबरी थी। ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो दोस्तों हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो गुप्त वंश के समय में हुआ था। उस समय गुप्त वंश का जो शासक था उसका नाम है दोस्तों
अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के समय में दोस्तों हूणों का आक्रमण हुआ था, इसको याद रखिएगा। और अस्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो दोस्तों जानकी हरण, यह पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। पुस्तक बाकी और जो सभी नाटक है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों धार, मध्य प्रदेश के धार जिला में ऐसी गुफाएं हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि के बीच में शासन किया? तो दोस्तों जो वास्तविक शासन माना जाता है, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शुरुआत होती है वहीं से दोस्तों इसका शासन माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 319 ईस्वी से 500 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा का शुरुआत गुप्त काल में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों सोने का सबसे अधिक सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया था। बी इसका आंसर सही है। आगे हम लोग देखते हैं, यूरोपी भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों भगवत गीता पहली बार यूरोपी भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दोस्तों। संस्कृत से पहली बार अनुवाद किया गया 1785 ईस्वी में। जो अंग्रेज है जिसका नाम है सर विलियम बिल्किंस, सर विलियम बिल्किंस के द्वारा 1785 ईस्वी में भगवत गीता का यूरोपी भाषा में अनुवाद किया गया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों। महाभारत और भगवत गीता ये दोनों वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया दोस्तों महाभारत और भगवत गीता। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है दोस्तों? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के रण अभिलेख से मिलता है। इसका सी ऑप्शन सही है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के रण अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। दोस्तों जो सबसे पहला शासक है इसमें वो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद अस्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद अस्कंदगुप्त। तो दोस्तों 1 2 3 1 2 3 4 डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 लिखा गया है उसी तरह से उनका क्रम भी है। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों बयाना भरतपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। राजस्थान से ही गुप्तकालीन सिक्के का ढेर पाया गया है। ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ए ऑप्शन सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था दोस्तों? ताम्रलिप्ति पतन से, पतन का मतलब बंदरगाह है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही है,
उज्जैन। उज्जैन कला, साहित्य और विद्या का महान केंद्र था। अगला जो प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग में हुआ था? दोस्तों तो गुप्त काल में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? दोस्तों स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल सही है दोस्तों। हुणों का आक्रमण भी हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सी ऑप्शन। ये तीनों दोस्तों इसके जो है कारण में अगर देखा जाए तो ये सब कारण में आएंगे। ऐसा घटना हुआ था। इसमें दोस्तों सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये ऑप्शन जो है डी वाला सही है। यही इसके पतन का कारण नहीं था। बाकी और सब दोस्तों इसके पतन के कारण है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो दोस्तों गुप्त वंश का जो शासक है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, दोस्तों भारत का नेपोलियन को संगीत प्रेमी बताया गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था, उस सिक्के पर समुद्रगुप्त को दोस्तों बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ए ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों हम लोगों ने लगभग 60 प्रश्न से ज्यादा ही हम लोगों ने कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों निरंतर इसी तरह से प्राचीन इतिहास की क्लास आपको मिलती रहेगी। दोस्तों ठीक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।